नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अभिव्यक्ति ऑनलाइन क्लासेज के अंदर। चलिए आज का अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का अपना टॉपिक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। आरबीआई क्या होता है, किस प्रकार से प्रोसेसिंग करता है, आरबीआई कब स्टेब्लिश किया गया था, स्टेब्लिश करने की इसकी प्रोसेसिंग क्या रही थी और क्यों आवश्यकता पड़ी थी एक आरबीआई को स्टेब्लिश करने के लिए। ऐसे कौन से कारण थे जिनके लिए आपको यहाँ पे आरबीआई को स्टेब्लिश करने की आवश्यकता हुई। ठीक है, तो इन सभी पॉइंटों के आधार पे क्या करेंगे, अपन आरबीआई के बारे में पढ़ेंगे। आरबीआई क्या होता है, किस प्रकार से काम करता है, कौन कौन से जो फैक्टर्स होते हैं जो आरबीआई के लिए आपके यहाँ पे काम करते हैं, उन सभी के बारे में अपन यहाँ पे बिंदुवार क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले आरबीआई की। आरबीआई क्या होता है, ठीक है। आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सबसे पहला पॉइंट आपके सामने जो आता है कि आरबीआई की स्थापना कब की गई थी और आरबीआई की स्थापना करने के लिए महत्वपूर्ण कार्य कौन कौन से थे। ठीक है, आरबीआई की स्थापना कब की गई थी, तो आरबीआई की स्थापना करने की जो प्रक्रिया होती है वो प्रक्रिया शुरू हुई थी आपके यहाँ पे 1919 के भारत सरकार अधिनियम के माध्यम से आरबीआई को स्टेब्लिश करने की प्रक्रिया शुरू होती है। 1919 के जो भारत सरकार अधिनियम लाया जाता है, 1919 का जो भारत सरकार अधिनियम लाया जाता है, उस अधिनियम के माध्यम से क्या होता है, आरबीआई को स्टेब्लिश करने की प्रक्रिया शुरू होती है। इस 1919 के अधिनियम में क्या कहा जाता है कि केंद्रीय बैंक की स्थापना के बारे में बात की जाती है। किसके बारे में बात की जाती है, आपके यहाँ पे केंद्रीय बैंक की स्थापना के बारे में बात की जाती है कि क्या किया जाएगा, भारत केंद्रीय का आपके यहाँ पे केंद्रीय बैंक की स्थापना की जाएगी। क्योंकि जैसे कि अपन ने पढ़ा था, पहले अपन इसके बारे में पढ़ा था, अनेक प्रकार के छोटे मोटे बैंकों की स्थापना तो आपके यहाँ पे पहले ही की जा चुकी थी। अब इसी कड़ी के अंदर हम सभी बैंकों के ऊपर या मान लीजिए एक अलग से सेंट्रल बैंक की स्थापना करने के लिए 1919 के भारत सरकार अधिनियम में इसके बारे में यहाँ पे बात कही गई थी। ठीक है, तो 1919 के भारत सरकार अधिनियम में केंद्रीय बैंक को स्थापना करने के बारे में बात की। फिर इसी में 1921 में क्या किया गया था, जब 1921 का अधिनियम पारित हुआ था तो 1921 के अंदर कमेटी बनाने का प्रस्ताव किया गया था और एक कमेटी बनाई गई थी। कमेटी का नाम क्या रखा गया था, हिल्टन यंग आयोग रखा गया था। कौन सा आयोग रखा गया था आपका, कमेटी का नाम हिल्टन यंग आयोग, उस कमेटी का नाम रखा गया था। ठीक है, कमेटी का नाम क्या रखा गया था आपका यहाँ पे, हिल्टन यंग आयोग क्या रखा गया था, कमेटी का नाम रखा गया था। इस कमेटी को कब स्टेब्लिश किया गया था, 1926 में क्या हुई थी, कमेटी आपकी स्थापित होती है और इस कमेटी के द्वारा अपनी रिपोर्ट दी जाती है। इस कमेटी ने जो भी रिपोर्ट दी उस रिपोर्ट की जांच करने के लिए क्या होता है आपके यहाँ पे 1930 के अंदर एक बैंकिंग जांच समिति का गठन किया जाता है। ठीक है, 1930 के अंदर क्या होता है, बैंकिंग के, ठीक है, 1930 के अंदर बैंकिंग वित्तीय जांच समिति का गठन किया जाता है। बैंकिंग वित्तीय जांच समिति का गठन होता है, बैंकिंग वित्तीय जांच समिति का गठन किया जाता है, समिति का गठन होता है, समिति का गठन किया जाता है। ये कब की बात होती है आपके यहाँ पे 1930 के अंदर। ठीक है, अभी ये कमेटी जो भी जांच करती है, जांच करने के आधार पे क्या करती है, कमेटी के द्वारा अपनी रिपोर्ट दी जाती है। उस रिपोर्ट के आधार पर 1934 के अंदर, ठीक है, ये जो रिपोर्ट दी गई उस रिपोर्ट के आधार पे 1934 के अंदर क्या लाया जाता है आपके यहाँ पे, आरबीआई रेगुलेशन एक्ट लाया जाता है। कौन सा आपके यहाँ पे, आरबीआई रेगुलेशन एक्ट आपके यहाँ पे पारित किया जाता है या उसको लाया जाता है, रेगुलेशन एक्ट। रेगुलेशन का मतलब क्या होता है, आपको संचालित करना। ठीक है, तो इसी कड़ी में क्या लाया जाता है आपके यहाँ पे, आरबीआई रेगुलेशन एक्ट आपके यहाँ पे लाया जाता है। कब लाया जाता है आपके यहाँ पे आरबीआई रेगुलेशन एक्ट, 1934 में एक्ट आपके यहाँ पे लाया जाता है। ठीक है, अब ये जो आरबीआई रेगुलेशन एक्ट जो लाया जाता है, इसी एक्ट के आधार पे 1935 में 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना कर दी जाती है। तो सबसे पहला पॉइंट आपको यहाँ पे ध्यान में ये रखना है कि आरबीआई की स्थापना कब होती है आपके यहाँ पे। ठीक है, आरबीआई की स्थापना कब की जाती है, तो आरबीआई की स्थापना होती है आपकी, आरबीआई की स्थापना, आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की जाती है। 1 अप्रैल 1935 को की जाती है। ठीक है, तो आरबीआई की स्थापना कब हो जाती है आपके यहाँ पे, 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना की जाती है। जब आरबीआई की स्थापना यहाँ पे हो जाती है तो इसका मुख्यालय कहाँ होता है, तो इसका मुख्यालय कहाँ पे स्थापित किया जाता है, इसका मुख्यालय होता है आपका कलकत्ता के अंदर। क्या किया जाता है, कलकत्ता में इसका मुख्यालय स्थापित किया जाता है। कहाँ पे, कलकत्ता में इसका मुख्यालय स्थापित किया जाता है। ठीक है, ये कब होता है आपके यहाँ पे, 1935 में होता है। फिर क्या होता है, 1937 के अंदर इसका जो मुख्यालय होता है कलकत्ता से कहां से शिफ्ट हो जाता है, कलकत्ता से, इसका मुख्यालय कलकत्ता से
मुंबई है, बंबई मान के चलिए उस समय की, तो बंबई क्या कर देता है, स्थानांतरित कर देता है, कलकत्ता से बंबई स्थानांतरित कर दिया जाता है आपका यहाँ पे, स्थानांतरित, ठीक है, कलकत्ता से बंबई स्थानांतरित कर दिया जाता है, कर दिया जाता है, ठीक है। तो इसका मुख्यालय कहां गया, कलकत्ता से कहां पे आ गया, बंबई के अंदर इसका मुख्यालय आ गया, ठीक है। और यदि आपसे एग्जाम में पूछ ले कि इसके प्रथम गवर्नर कौन बनाए गए थे, आरबीआई के प्रथम गवर्नर किसको बनाया गया था, तब आपको बताना है कि आरबीआई का प्रथम गवर्नर कौन बने थे, ओसबर्न स्मिथ को आरबीआई का प्रथम गवर्नर बनाया गया था। किसको, ओसबर्न स्मिथ को क्या बनाया गया था आपके यहाँ पे, आरबीआई का प्रथम गवर्नर बनाया गया था, ठीक है। यह बात आपको ध्यान रखनी है, आपको यहाँ पे ओसबर्न स्मिथ को आरबीआई का प्रथम गवर्नर बनाया गया था, ठीक है। यदि ये आपसे पूछ ले कि प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे, प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे, प्रथम भारतीय गवर्नर, ठीक है। तो आपको क्या बताना, प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे, आ जाएंगे आपके यहाँ पे, तो आ जाएगा सीडी देशमुख, क्या बनाया गया था, सीडी देशमुख क्या जाएंगे, प्रथम भारतीय गवर्नर हो जाएंगे, सीडी देशमुख क्या हो जाएंगे, प्रथम भारतीय गवर्नर हो जाएंगे, ठीक है। ये कब से लेकर कब तक थे प्रथम भारतीय गवर्नर के रूप में, 1943 से लेकर के 1949 तक क्या रहे थे, अपने इस पद के ऊपर ये रहे थे, ठीक है। सीडी देशमुख कब से लेकर कब तक रहे थे, 1943 से लेकर के 1949 तक अपने पद के ऊपर ये रहे थे। उसके बाद में क्या होता है, 1949 में क्या होता है आपको यहाँ पे, इनको देश का वित्त मंत्री बना दिया जाता है, ठीक है, ठीक है। तो प्रथम भारतीय गवर्नर कौन हो गया आपके यहाँ पे, सीडी देशमुख हो गए। कब से लेकर कब तक हो गया आपके यहाँ पे, वो 1943 से लेकर के 1949 तक क्या रहे थे, वो आरबीआई के मुख्य या आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर रहे थे, ठीक है। यहां तक की बात आ गई समझ में। उसके बाद में क्या होता है, 1 जनवरी 1949 को आरबीआई क्या कहता है आपके यहाँ पे, राष्ट्रीयकरण कर दिया जाता है। तो 1 जनवरी 1949, ठीक है, 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाता है आपके यहाँ पे, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाता है, कर दिया जाता है कब, 1 जनवरी 1949 को। तो उसमें ध्यान रखना आपके दोनों पॉइंट आपको ध्यान रखना। उस समय देश के कौन हो जाएंगे, वित्त मंत्री कौन हो जाएंगे, सीडी देशमुख थे। और जब आरबीआई गवर्नर किया गया तो उस समय आपके यहाँ पे गवर्नर कौन हो गए थे, जो सॉरी आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया तो उस समय आरबीआई गवर्नर कौन हो गए थे आपके यहाँ पे, तब आपको बताना है श्याम बेनेगल रामाराव क्या हो गए थे, उस समय आरबीआई के गवर्नर थे, श्याम बेनेगल रामाराव, श्याम बेनेगल रामाराव, ठीक है। ये क्या हो गए थे आपके यहाँ पे, उस समय आरबीआई के गवर्नर ये हो गए थे, ठीक है। तो श्याम बेनेगल रामाराव क्या हो गए थे, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया, उस समय गवर्नर हो गए, ठीक है। ये बात होगी क्लियर। उसके बाद में क्या होता है, 1949 के बाद में 1969 के अंदर क्या किया जाता है आपके अंदर, कुछ बैंकों का और राष्ट्रीयकरण किया जाता है, 1980 में होता है। फिर इसी कड़ी में क्या होता है, 1964 के अंदर आरबीआई की एक सहायक संस्था की स्थापना की जाती है। आरबीआई की सहायक संस्था के रूप में, आरबीआई की सहायक संस्था के रूप में, आरबीआई की सहायक संस्था के रूप में ठीक है, आरबीआई की सहायक संस्था के रूप में ठीक है, आरबीआई की सहायक संस्था के रूप में, ठीक है, 1964 में आईडीबीआई ठीक है, आईडीबीआई की स्थापना की जाती है, आईडीबीआई का गठन किया जाता है, ये मान लीजिए आईडीबीआई का गठन किया जाता है, ठीक है, किसकी, इसकी सहायक संस्था के रूप में होता है, ठीक है। ये बात आ गई आपके अंत क्लियर, ठीक है। तो आरबीआई 1964 में क्या होगा, आरबीआई की सहायक संस्था के रूप में क्या होगा आपके यहाँ पे, आईडीबीआई का गठन करने का काम किया गया है, ठीक है। और क्या होगा आपके यहाँ पे 1949 के अंदर क्या कर दिया गया था, इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था, ठीक है। अब यदि आपसे पूछ लिया जाए सबसे लॉन्गेस्ट इसके गवर्नर कौन रहे थे, सबसे लॉन्गेस्ट गवर्नर कौन रहे थे, लॉन्गेस्ट गवर्नर आरबीआई की लॉन्गेस्ट गवर्नर कौन रहे थे, तब आपको किसका नाम लेना आपका यहाँ पे, श्याम बेनेगल रामाराव, श्याम बेनेगल
रामाराव। कब से लेकर कब तक रहे थे? 1949 से लेकर ये कब रहे थे? 1957 तक ये आपके रहे थे। ठीक है, तो लॉन्गेस्ट गवर्नर कौन थे आपके यहाँ पे? आरबीआई के श्याम बेनेगल रामाराव रहे थे। 1949 से लेकर कब तक रहे थे आपके यहाँ पे? 1957 तक इस पद के ऊपर ये रहे थे। ठीक है, बात आ गई आपके यहाँ पे इनकी। ठीक है, और यदि मान लीजिए सबसे शॉर्टेस्ट टाइम पीरियड के लिए कौन गवर्नर रहे थे? शॉर्टेस्ट टाइम पीरियड के लिए गवर्नर, शॉर्टेस्ट गवर्नर तो क्या जाएगा आपके यहाँ पे? ठीक है, अमिताभ घोष क्या जाएगा आपके यहाँ पे? सबसे शॉर्टेस्ट गवर्नर रहे थे कौन आपके यहाँ पे? अमिताभ घोष आ जाएगा आपके यहाँ पे, अमिताभ घोष आ जाएगा। अमिताभ घोष क्या रहे थे आपके यहाँ पे? ओनली 20 डेज के लिए रहे थे, केवल 20 दिन के लिए रहे थे, केवल 20 दिन के लिए गवर्नर रहे थे, 20 दिन के लिए रहे थे, 20 दिन के लिए। ठीक है, कितने टाइम पीरियड के लिए रहे थे आपके यहाँ पे? ये मात्र 20 डेज के लिए क्या रहे थे? आरबीआई के यहाँ पे गवर्नर रहे थे आपके यहाँ पे। ठीक है, आप ध्यान रखना, आज तक अभी तक किसी भी महिला को आरबीआई गवर्नर नहीं बनाया गया आपके यहाँ पे। अभी तक किसी भी महिला को, अभी तक किसी भी महिला को, किसी भी महिला को, अभी तक किसी भी महिला को आरबीआई का गवर्नर नहीं बनाया गया है। आरबीआई का गवर्नर नहीं बनाया गया है, गवर्नर नहीं बनाया गया है, बनाया गया है। ठीक है, पहली इसकी किसने पूछ लिया कि पहली महिला उप गवर्नर कौन थी? आरबीआई की प्रथम महिला उप गवर्नर, आरबीआई की प्रथम महिला उप गवर्नर। आरबीआई की प्रथम महिला उप गवर्नर तो कौन हो जाएगा आपके यहाँ पे? ये तो क्या जाएगा आपके? के जे उदेश क्या थी? आरबीआई की प्रथम महिला उप गवर्नर थी कौन? के.जे. उदेश। ठीक है, के जे उदेश क्या थी आपके यहाँ पे? आरबीआई की प्रथम महिला उप गवर्नर बनाया गया था इनको यहाँ पे। और एक कब बनी थी? 2001 से लेकर के 2003 तक के टाइम पीरियड में इसको आपके यहाँ पे आरबीआई की प्रथम महिला उप गवर्नर के रूप में इसको बनाया गया था। ठीक है, आगे बात है समझिए, वर्तमान समय में कौन आरबीआई गवर्नर? वर्तमान समय में आरबीआई गवर्नर तो क्या नाम आ जाएगा आपके यहाँ पे? शक्तिकांत दास के आपके यहाँ पे, शक्तिकांत दास। ठीक है, कौन आ जाएगा आपके यहाँ पे? शक्तिकांत दास क्या हो गया आपके यहाँ पे? वर्तमान समय में आरबीआई गवर्नर हो गए कौन? शक्तिकांत दास हो गए। ये कब बने थे पद के ऊपर, कब आए थे आपके यहाँ पे? दिसंबर 2018 से लेके वर्तमान तक। वर्तमान कब आपके यहाँ पे? वर्तमान तक। ठीक है, वर्तमान कौन सा आपके यहाँ पे? 4 मार्च 2021 तक। ठीक है, वर्तमान समय में क्या होने जाएगा आपके यहाँ पे? आरबीआई गवर्नर कौन हो जाएंगे? शक्तिकांत दास हो जाएंगे। ध्यान के एक विशेष रूप से एक पॉइंट आपको बता जा रहा हूँ यहाँ पे, एक विशेष पॉइंट ध्यान रखिए आप यहाँ पे, विशेष पॉइंट, विशेष बिंदु जो आपके एग्जाम में पूछ सकता है। डॉक्टर मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह ही एकमात्र एक से व्यक्ति हैं, एकमात्र व्यक्ति हैं जो आरबीआई गवर्नर, ठीक है, वित्त मंत्री और देश के प्रधानमंत्री रहे हैं, और देश के प्राइम मिनिस्टर रहे हैं। ठीक है, ये क्या थे आपके यहाँ पे? डॉक्टर मनमोहन सिंह थे एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जो इसके बारे में कह रहे थे आपके यहाँ पे, इस कार्यकाल के ऊपर रहे थे।
ठीक है। तो एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो क्या रहे थे आपके यहाँ पे आरबीआई गवर्नर, वित्त मंत्री और देश के प्राइम मिनिस्टर रहे थे। तो आरबीआई गवर्नर कब से लेकर कब तक रहे थे इसके बारे में ध्यान के आपको यहाँ बता देता हूँ। आरबीआई गवर्नर रहे थे 1982 से लेकर के 1985 तक, 1982 से लेकर 1985 तक। वित्त मंत्री कब से लेकर कब तक रहे थे आपके यहाँ पे 1991 से लेकर 1995 तक। और देश के प्राइम मिनिस्टर कब से लेकर कब तक रहे थे आपके यहाँ पे ये 2004 से लेकर के 2014 तक, ठीक है। इतने टाइम पीरियड के लिए क्या रहे थे देश के, क्या रहे थे आपके यहाँ पे इसके नियम के द्वारा ये पद पे रहे थे। 82 से लेकर 85, 91 से लेकर 95 और क्या होगा आपके यहाँ पे, ठीक है, 2004 से लेकर 2014 तक क्या रहे थे देश के ये इन पदों के ऊपर रहे थे। आगे विशेष रूप से एक पॉइंट ध्यान रखना जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, वो ये पूछ सकता है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह आरबीआई गवर्नर कब से लेकर कब तक रहे थे, तब आपको बताना है 1982 से लेकर 1985 तक क्या रहे थे ये देश के आरबीआई गवर्नर रहे थे, ठीक है। ध्यान रखना इस चीज के बारे में विशेष रूप से क्वेश्चन इस बार आपकी एग्जाम में पुट अप होने वाला क्वेश्चन है ये, तो इसके बारे में आप विशेष रूप से ध्यान रखिए आप यहाँ पे, ठीक है। आ गया तक क्लियर समझ में, ठीक है। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो इन तीनों पदों पर रहे थे। इसके अलावा सीडी देशमुख क्या रहे हैं, सीडी देशमुख देश के वित्त मंत्री और आरबीआई गवर्नर रह चुके हैं। कौन, सीडी देशमुख। सीडी देशमुख क्या क्या रह चुके हैं, कौन कौन से पद पे रह चुके हैं, वो आरबीआई गवर्नर भी रह चुके हैं। आरबीआई गवर्नर कब से लेकर कब तक रहे थे, अभी स्टार्टिंग में अपने बात की 1943 से लेकर कब तक रहे थे आपके यहाँ पे 1949 तक रहे थे। और क्या रह चुके आपके यहाँ पे, देश के वित्त मंत्री रह चुके हैं वो आपके यहाँ पे, देश के वित्त मंत्री, ठीक है। कब बनाया गया था, वित्त मंत्री का बनाया था उनको 1949 के में उनको यहाँ पे देश का वित्त मंत्री बनाया गया था। तो इन दोनों पॉइंटों के बारे में विशेष रूप से ध्यान रखिए। अभी तक केवल दो ही ऐसे आरबीआई गवर्नर बने हैं जिन्हें क्या बनाया गया, देश का वित्त मंत्री बनाया गया है। एक डॉक्टर मनमोहन सिंह थे और दूसरे कौन हो गया आपके यहाँ पे सीडी देशमुख थे। सबसे पहले के बारे में पूछे तो आपको बताना है कौन थे, सीडी देशमुख को क्या बनाया गया था आपको यहाँ पे आरबीआई गवर्नर को, उसके बाद में वित्त मंत्री बनाया गया था। इसी प्रकार से डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, पहले क्या बने थे आरबीआई गवर्नर बने थे, उसके बाद में क्या बने थे देश के वित्त मंत्री को यहाँ पे बनाया गया था। ये कुछ विशेष पॉइंट इनके बारे में आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, ठीक है। आगे तक की बात क्लियरली समझ में। अभी बात की जाएगी वर्तमान समय में कौन सा आरबीआई गवर्नर चल रहा है, तो आपको बताना कि 25वें नंबर का आरबीआई गवर्नर का कार्यकाल अभी चल रहा है, ठीक है। वर्तमान समय में कौन सा आरबीआई गवर्नर का चल रहा है आपके यहाँ पे 25वें नंबर के आरबीआई गवर्नर का कार्यकाल चल रहा है, ठीक है। 25वें नंबर के कौन है 25वें नंबर के आरबीआई गवर्नर, तो क्या आ जाएगा आपके यहाँ पे शक्तिकांत दास आ जाएगा आपके यहाँ पे, शक्तिकांत दास को, शक्तिकांत दास के आपके यहाँ पे आरबीआई गवर्नर है। कब बनाया गया था इनको आपके यहाँ पे 2018 में इन्हें बनाया गया था, 2018 में इन्हें बनाया गया था। किसके स्थान पे बनाया गया था, उर्जित पटेल के स्थान पे इन्हें बनाया गया था। कब, किसके स्थान पे, उर्जित पटेल के त्यागपत्र देने के बाद में 2018 में इनको यहाँ पे पद पे बैठाया गया था, पद पे लाया गया था। किसके स्थान पे, उर्जित पटेल के स्थान पे लाया गया था, ठीक है। आगे तक 25वें नंबर के शक्तिकांत दास 2018 में इन्हें उर्जित पटेल के स्थान पे बनाया गया था, उर्जित पटेल के स्थान पर। ये तो बात होगी कुछ जो फैक्चुअल जो डाटा है, कुछ इंपोर्टेंट जो डाटा है जो आपकी आरबीआई के अकॉर्डिंग है, जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उनके बारे में। अगले अपन जो पॉइंट है वो बात करते हैं आरबीआई की संरचना के बारे में कि आरबीआई की स्ट्रक्चर कैसी होती है, आरबीआई की संरचना, ठीक है। आरबीआई की संरचना, ठीक है। आरबीआई संरचना में देखिए, आरबीआई संरचना में क्या क्या होता है आपके यहाँ पे, इसके अंदर आरबीआई संरचना में एक क्या रहेगा आपके यहाँ पे गवर्नर रहेगा, एक क्या रहेगा, एक पद किसके लिए रहेगा आपके यहाँ पे गवर्नर के लिए रहेगा, ठीक है। चार क्या रहेंगे इसके अंदर आपके यहाँ पे उप गवर्नर रहेंगे, ठीक है। चार क्या रहेंगे, उप गवर्नर रहेंगे। या फिर यूं मान के चलिए कि आरबीआई की जो संरचना है इसको दो भागों में डिवाइड किया गया आपके यहाँ पे, कितने भागों में डिवाइड किया इसको आपके यहाँ पे दो भागों में डिवाइड किया गया। एक कौन से होते हैं आपके यहाँ पे स्थायी रूप से होते हैं और एक कौन से होगा आपके यहाँ पे अस्थायी रूप से हो गए, ठीक है। एक कौन से होगा आपकी स्थायी और एक कौन से होगा आपके यहाँ पे अस्थायी रूप से। स्थायी में कौन कौन आता है आपके यहाँ पे, इसमें आता है आपका स्थायी में गवर्नर होता है आपके यहाँ पे, उप गवर्नर होता है आपके यहाँ पे, और 10 जो सदस्य होते हैं, जो 10 जो अन्य सदस्य होते हैं वो क्या होते हैं सरकार के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। 10 अन्य सदस्य होते हैं वो क्या होते हैं
उनको मनोनीत किया जाता है, मनोनीत किया जाता है। अन्य सदस्यों क्या होता है, उनको मनोनीत किया जाता है। ठीक है, आगे हम बात समझे। तो गवर्नर कितने रहेगा आपका यहाँ पे, एक पद किसके लिए रहेगा आपका, गवर्नर के लिए रहेगा। 4 पद किसके लिए रहेंगे आपके यहाँ पे, उप गवर्नर के लिए रहेंगे। और 10 अन्य सदस्य रहेंगे, उनको आपके यहाँ पे मनोनीत करने का काम किया जाएगा। इसके अलावा जो 4 आपके पास में क्षेत्रीय जो परिषदें हैं आपके यहाँ पे, रीजनल जो ऑफिस बनाई गई क्षेत्रीय परिषद, 4 जो क्षेत्रीय परिषद हैं, 4 जो क्षेत्रीय परिषद हैं उनसे रहेंगे, उनसे 4 सदस्य रहेंगे। उनसे कितने सदस्य रहेंगे आपके यहाँ पे, उनसे 4 सदस्य होंगे। क्षेत्रीय परिषद से कौन कौन सदस्य होंगे, उनसे 4 सदस्य कौन कौन से होंगे, उनसे 4 सदस्य कौन कौन से रहेंगे। एक कौन सा रहेगा आपका यहाँ पे, मुंबई रहेगा। एक कौन सी होगी आपकी, दिल्ली होगी। एक कौन सी होगी आपके यहाँ पे, चेन्नई होगी। और एक कौन सी आ गई आपके यहाँ पे, कोलकाता आ गई। ठीक है, मुंबई कौन से रीजन में आ गई आपके यहाँ पे, वेस्टर्न रीजन में आ गई, पश्चिमी क्षेत्र की आ गई, पश्चिमी क्षेत्र की परिषद आ गई मुंबई, वेस्टर्न रीजन होगी। दिल्ली कौन सी में आ गई आपके यहाँ पे, नॉर्थ रीजन में आ गई। चेन्नई कौन सी में आ गई आपके यहाँ पे, साउथ में आ गई। और कोलकाता कौन सी में आ गई आपके यहाँ पे, ईस्टर्न रीजन में आ गई। ध्यान रखिए एक बात और, आप विशेष रूप से आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पक्का पूछा जा सकता है कि आरबीआई कुल कितनी क्षेत्रीय परिषदें हैं। तब आपको बताना है कि आरबीआई कुल कितनी क्षेत्रीय परिषदें, 4 क्षेत्रीय परिषदें हैं। कौन कौन सी, इन चारों के नाम लिखिए, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई और कोलकाता। इसके अलावा देखिए आपको बड़े बड़े शहरों के नाम आएंगे, कोलकाता, उसका अहमदाबाद का नाम भी देगा आपके सामने यहाँ पे, हैदराबाद का नाम भी देगा, बेंगलोर का नाम भी देगा। ठीक है, ऊपर की तरफ जाओ, चंडीगढ़ का नाम भी आपके सामने आएगा, जयपुर का नाम भी आपके सामने आएगा। ठीक है, विभिन्न प्रकार की जो अलग अलग बड़े बड़े जो शहर है उनका नाम आपके सामने यहाँ पे आएगा। बट आपको एक बात विशेष रूप से ध्यान रखनी है कि आरबीआई की जो क्षेत्रीय परिषदें हैं, केवल 4 ही क्या उसकी क्षेत्रीय परिषदें हैं। कौन कौन सी है, मुंबई है, दिल्ली है, चेन्नई है, कोलकाता है। ये 4 ही क्या गई उसके आपके यहाँ पे क्षेत्रीय परिषद के रूप में उसको गठन किया गया है। 4 उसकी क्षेत्रीय परिषदें आपके यहाँ पे बनाई गई है। ठीक है, तो क्षेत्रीय परिषदें होंगी, उनकी क्या होंगे आपके यहाँ पे, उनसे 4 सदस्य क्या किए जाएंगे, आरबीआई के अंदर क्या किया जाएगा, उनको यहाँ पे सदस्य के रूप में मनोनीत करने का काम किया जाएगा। इसके अलावा क्या रहेगा, एक गवर्नर रहेगा, 4 क्या रहेंगे आपके यहाँ पे, डिप्टी गवर्नर रहेंगे। ठीक है, और क्या जाए 10 अन्य सदस्य रहेंगे, उनमें से क्या किया जाए, सरकार के द्वारा। ठीक है, 3 सदस्य किसके द्वारा मनोनीत किए जाएंगे, सरकार के द्वारा किए जाएंगे। 2 सदस्य किसके रहेंगे आपके यहाँ पे, वित्त मंत्रालय के सदस्य रहेंगे आपके यहाँ पे। वित्त मंत्रालय के अंदर जो आईएएस अधिकारी होते हैं, बड़े जो अधिकारी होते हैं, जैसे राजस्व सचिव हो गया, वित्त सचिव हो गया, उन सभी क्या किया जाएगा इसके अंदर आपके यहाँ पे शामिल करने का काम किया जाएगा। तो उनको भी क्या किया जाएगा यहाँ पे, वो भी इसके अंदर आपके यहाँ पे मनोनीत करने का काम किया जाएगा। ठीक है, उनको भी इसमें क्या किया जाएगा, आपका मनोनीत किया जाएगा। इस प्रकार से क्या होते हैं, उनके अंदर आपके यहाँ पे सदस्य की संख्या क्या की गई है, आपके यहाँ पे निर्धारित करने का काम किया गया है। ठीक है, आगे यहाँ तक की बात की लेडी समझ में। ठीक है, यहां तक का पॉइंट हो गया। तो ये किसके बारे में थी, आरबीआई के आपके स्ट्रक्चर के बारे में थी कि आरबीआई की स्ट्रक्चर किस प्रकार से होती है, किस प्रकार से क्या करती है, वो वर्किंग करती है। ठीक है, तो स्थायी हो गया, स्थायी गवर्नर, उप गवर्नर, 10 अन्य सदस्य आ गए, ये हो गया अब तक का क्लियर। ठीक है, अब आगे देखिए आपके यहाँ पे आरबीआई संरचना हो गया। ठीक है, अब देखिए आरबीआई के पास में 2016 से पहले क्या था, मौद्रिक नीति को पूर्ण रूप से निर्धारित करने का अधिकार दिया गया था। ध्यान रखना, मेरी बात को ध्यान से सुनना। 2016 से पहले आरबीआई के पास में मौद्रिक नीति को निर्धारित करने का पूर्ण अधिकार था। ठीक है, 2016 से पहले आरबीआई के द्वारा ही मौद्रिक नीति का किसका, मौद्रिक नीति का 2016 से पहले आरबीआई के द्वारा ही मौद्रिक नीति का, ठीक है, के द्वारा मौद्रिक नीति का क्या किया जाता था, आपके यहाँ पे निर्धारण किया जाता था। मौद्रिक नीति का निर्धारण किया जाता था, निर्धारण किया जाता था। ठीक है, परंतु 2016 में क्या होता है, परंतु 2016 में उर्जित पटेल की अध्यक्षता में कमेटी बनाई। 2016 में किसकी अध्यक्षता में, उर्जित पटेल की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई। ध्यान रखिए, नाम याद रखिए आप यहाँ पे उसका, उर्जित पटेल। ठीक है, उर्जित पटेल की अध्यक्षता में, उर्जित पटेल की अध्यक्षता में एक मौद्रिक नीति कमेटी बनाएगी, की अध्यक्षता में मौद्रिक नीति कमेटी बनाएगी, के अध्यक्षता में मौद्रिक नीति कमेटी का निर्धारण किया गया, मौद्रिक नीति कमेटी बनाएगी।
मौद्रिक नीति कमेटी बनाई गई। ठीक है, और उसके बाद में क्या है, इस कमेटी के बाद में 2016 के बाद में मौद्रिक नीति का निर्धारण करने का काम 2016 के बाद मौद्रिक नीति को ठीक है, मौद्रिक नीति को निर्धारित करने का कार्य आरबीआई और सरकार दोनों के द्वारा किया जाने लगा था। ये पॉइंट विशेष रूप से ध्यान की 3 लाइनें आपके लिए बहुत जरूरी है। आरबीआई और सरकार के द्वारा मिलकर किया जाने लगा। आरबीआई और सरकार के द्वारा मिलकर किया जाने लगा। ठीक है, आगे यहां तक की बात समझ में। ठीक है, तो 2016 के बाद में मौद्रिक नीति का निर्धारण करने का काम किसके पास में आ गया था, आपके यहाँ पे आरबीआई और सरकार दोनों के द्वारा मिलकर किया जाने लगा था। फिर इसी कड़ी में क्या होती है, आपके यहाँ पे मौद्रिक नीति कमेटी बनाई जाती है। ठीक है, तो इसका निर्धारण करने के लिए किया गया था 2016 में ही मौद्रिक नीति कमेटी का गठन किया गया था। ठीक है, ये 3 लाइनें आपके यहाँ पे बहुत जरूरी है। 2016 से पहले मौद्रिक नीति का जो निर्धारण करने का काम किसके पास में था, आरबीआई के पास में था। कमेटी बनती है, कौन सी, एक मौद्रिक नीति कमेटी बनाई जाती है। कमेटी किसकी अध्यक्षता में बनती है, उर्जित पटेल की अध्यक्षता में बनती है। ये अपनी रिपोर्ट देती है और रिपोर्ट देने के बाद में 2016 में क्या होता है, आरबीआई और सरकार दोनों के द्वारा क्या होता है, आपके यहाँ पे मौद्रिक नीति कमेटी का या मौद्रिक नीति का निर्धारण करने का काम इनके द्वारा किया जाता है। अब आप कोई भी समझिए मौद्रिक नीति क्या होती है। मौद्रिक नीति एक मांगी से मोटी शब्दों में यदि कहा जाए तो आपकी महंगाई से संबंधित, आपके अंदर मुद्रास्फीति से संबंधित होती है। ठीक है ना, मौद्रिक नीति मोटे शब्दों में किससे संबंधित, आपके अंदर महंगाई और आपके अंदर मुद्रास्फीति से संबंधित है। उसी के लिए क्या करती है, काम करती है। आपके बाजार के अंदर जो भी किसी वस्तु की यदि कीमत बढ़ रही है, छोड़ के पेट्रोलियम वगैरह, शराब वगैरह इनको छोड़ करके जो भी खाद्य जो पदार्थ होते हैं आपके यहाँ पे और बाकी जो चीज होती है उनके ऊपर जो भी यदि उनकी महंगाई, उनकी यदि वो रेट बढ़ रही है तो मांग, इसलिए उसके लिए कौन जिम्मेदार, आपके यहाँ पे मौद्रिक नीति होती है। उसके द्वारा क्या किया जाता है, आपके यहाँ पे उसको निर्धारण करने का काम किया जाता है। ठीक है, इसका निर्धारण करने के काम इनके द्वारा यहाँ पे किया जाता है। ठीक है, आगे यहाँ तक की बात समझ में। तो ये कब की बात होगी, आपकी 2016, प्रेजेंट, वर्तमान और भविष्य तीनों के बारे में बात होगी। ठीक है, फिर क्या होता है, 2016 में जो कमेटी बनाई जाती है मौद्रिक नीति कमेटी, 2016 में बनाई गई मौद्रिक नीति कमेटी में 2016 में बनाई गई मौद्रिक नीति कमेटी में, ठीक है, नीति कमेटी में, ठीक है, कमेटी में सदस्य कितने होते हैं, कुल सदस्य कितने होंगे आपके यहाँ पे, कुल सदस्य कितने होते हैं, इसमें 6 सदस्य होते हैं। कुल सदस्य कितने हो गए आपके यहाँ पे, इसके अंदर 6 हो गए। इनमें से 3 किसके पास में आ गए थे, 3 सदस्यों को मनोनीत करने का काम किसके पास था, आपके यहाँ पे आरबीआई के पास में था, आरबीआई के द्वारा। और 3 सदस्य किसके हो गए थे, आपके यहाँ पे सरकार के द्वारा। ठीक है, 3 किसके हो गए आपके यहाँ पे आरबीआई के पास में, 3 किसके हो गए थे आपके यहाँ पे सरकार के द्वारा इनको किया जाना था। ठीक है, ये जो 3 सदस्य होते थे इनमें से कौन कौन रहेगा आपका शामिल, एक तो कौन रहेगा आपका गवर्नर शामिल रहेगा। ठीक है, और 2 कौन शामिल किए जाएंगे आपके यहाँ पे, उप गवर्नर शामिल किए जाएंगे। ठीक है, एक कौन शामिल किया जाएगा आपके यहाँ पे, गवर्नर होगा, 2 कौन रहेंगे आपके यहाँ पे, उप गवर्नर को शामिल किया जाएगा। 3 सदस्य रहेंगे, 3 सदस्य किसके द्वारा, सरकार के द्वारा यहाँ पे मनोनीत करने का काम किया जाएगा, सरकार के द्वारा मनोनीत किया जाएगा, सरकार के द्वारा मनोनीत किया जाएगा। ठीक है, 3 सदस्यों को मनोनीत किसके द्वारा किया जाएगा, आपके यहाँ पे सरकार के द्वारा इनको मनोनीत करने का काम किया जाएगा। अब इसके अंदर एक बात ध्यान रखिए, अब आपके दिमाग में एक बात है साहब कार्यकाल के बारे में ध्यान रखिए, चाहे आरबीआई गवर्नर हो, चाहे डिप्टी गवर्नर हो, चाहे किसी प्रकार से हो, इनको स्थायी जो सदस्य होते हैं इनका कार्यकाल कितना होता है आपके यहाँ पे, 4 वर्ष के लिए होता है। इनमें स्थायी सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है आपके यहाँ पे, 4 वर्ष के लिए होता है। स्थायी सदस्यों का कार्यकाल कितना होगा आपके यहाँ पे, कार्यकाल कितने वर्ष के लिए होता है आपके यहाँ पे, 4 वर्ष के लिए होता है। ठीक है, ध्यान रखिए इस बात के बारे में। और इनके लिए यहाँ पे कोई भी न्यूनतम और अधिकतम आयु सीमा का कोई भी निर्धारण नहीं किया गया है। ठीक है, आरबीआई के गवर्नर और उप गवर्नर के लिए आरबीआई गवर्नर व उप गवर्नर को, आरबीआई गवर्नर व उप गवर्नर की नियुक्ति के लिए ठीक है, किसी भी प्रकार की न्यूनतम और अधिकतम सीमा का निर्धारण नहीं किया गया, किसी भी प्रकार की न्यूनतम और अधिकतम सीमा का निर्धारण नहीं किया गया, आयु सीमा का, किसी भी प्रकार की न्यूनतम और
अधिकतम आयु सीमा का निर्धारण नहीं किया गया है। न्यूनतम और अधिकतम, ठीक है, अधिकतम आयु सीमा का निर्धारण नहीं किया गया है। आयु सीमा का निर्धारण नहीं किया गया है। ठीक है। और एक बात और ध्यान की है, इनको हटाने का और इनको अपॉइंट करने का अधिकार किसके पास में होता है? सरकार के पास में होता है। राष्ट्रपति का कोई भी इंटरफेयर नहीं होता। इनको पद पर लगाना और इनको पद पर नियुक्ति और पद से हटाना, पद पर नियुक्ति, ठीक है, पद पर नियुक्ति और पद से हटाने का अधिकार, पद से नियुक्ति और पद से हटाने का अधिकार सरकार के पास में होता है। का अधिकार केंद्र सरकार के पास में होता है। किसके पास में होता है? केंद्र सरकार के पास में होता है। तो इस पॉइंट के बारे में विशेष रूप से ध्यान रखिए। इनको पद पे लगाना हो चाहे पद पे हटाना हो, ये पूरा अधिकार किसके पास मिलेगा? पूरा काम किसके पास मिलेगा आपको यहाँ पे? केंद्र सरकार के पास में पूरा काम आपको यहाँ पे दिया जाएगा। ठीक है। तो इनको नियुक्ति और इनका अधिकार संबंधी पूरे काम किसके पास में मिलेगा? आपके यहाँ पे केंद्र सरकार के पास में ये आपके होते हैं। ठीक है। तो आगे यहाँ तक की बात समझिए। ये क्या होगा आपके यहाँ पे? आरबीआई की जो संरचना थी, संरचना में किस किस को शामिल किया गया उसके बारे में बात की अपने। यहाँ पे मौद्रिक नीति समिति के बारे में बात की कि मौद्रिक नीति समिति में किस किस को शामिल किया जाता है, उन पॉइंट्स के बारे में अपन यहाँ पे बात की। ठीक है। आगे यहाँ तक का पॉइंट क्लियर? यहाँ तक कोई डाउट हो, किसी प्रकार को चीज समझ में नहीं आई हो तो उसके बारे में आप मुझे बता सकते हो, बता देना। ठीक है। ठीक है। तो ये क्या होगा आपके यहाँ पे 2016 में जो बनाई गई मौद्रिक नीति समिति थी, कमेटी थी, उसके बारे में अपन यहाँ तक बात की। चलिए ठीक है। आगे यहाँ तक की बात समझ में। अब देखिए इसके अंदर आगे देखिए आप यहाँ पे, यदि आपने कई बार देखा हो, यदि आप जयपुर के अंदर रामबाग सर्किल से होते हुए गुजरे, यदि रामबाग सर्किल के पास आपने देखा हो तो वहां भी एक आरबीआई का क्या आ गया आपका एक ऑफिस है वहां पे। ठीक है। ध्यान रखिए इस प्रकार के जो राज्यों के अंदर जो ऑफिस स्थित है उनकी संख्या कुल कितनी है आपके यहाँ पे? क्षेत्रीय जो परिषदों के बारे में बात की जाए तो कुल कितनी क्षेत्रीय परिषद आ जाएंगे वहां पे? आपकी 31 आपकी वर्तमान समय में क्या जाएंगे आरबीआई के पास में कुल क्षेत्रीय परिषदें आपके यहाँ पे हो जाएंगी। ठीक है। तो एक पॉइंट के बारे में विशेष रूप से ध्यान रखिए, वर्तमान समय में आरबीआई के पास में क्षेत्रीय परिषदों की संख्या कुल कितनी आपके यहाँ पे? 31 आ जाएगी। ठीक है। आगे यहाँ तक की बात समझ में। ठीक है। होगा क्लियर? ये तो बात किसकी होगी आपके यहाँ पे? आरबीआई की संरचना के बारे में बात की। अभी अपन बात करते हैं आरबीआई के कार्यों के बारे में बात करते हैं कि आरबीआई कौन कौन से कार्य होते हैं। ठीक है। तो आरबीआई के कार्य, ठीक है। अगला पॉइंट किसके बारे में डिस्कस करते हैं अपन यहाँ पे? आरबीआई के कार्यों के बारे में बात करते हैं। आरबीआई के कार्य, ठीक है। अब आरबीआई कार्य में देखिए आप एक पॉइंट ध्यान रखिए इसके अंदर आपके यहाँ पे फंक्शन कौन कौन से होते हैं, आरबीआई द्वारा कौन कौन से काम किए जाते हैं, उन कामों के बारे में ध्यान से सुनिए आप यहाँ पे। देखिए सबसे पहला काम जो आरबीआई द्वारा किया जाता है वो कौन सा काम होता है आपके यहाँ पे? नोटों का निर्गमन करने का कार्य। तो पहला काम कौन सा होगा आपके यहाँ पे? नोटों का निर्गमन करना। अब आपको हिसाब लो नोटों का निर्गमन कैसे करना होता है उसके बारे में। नोटों का निर्गमन करना, आप देखिए इसके अंदर आपके यहाँ पे नोटों के निर्गमन से संबंधित क्या होता है आपके यहाँ पे? नोटों के निर्गमन करने का मतलब क्या होगा कि आरबीआई के द्वारा, ठीक है, कि आरबीआई के द्वारा जो कुल आवश्यकता अनुसार आरबीआई द्वारा क्या किया जाएगा आपके यहाँ पे? आवश्यकता अनुसार क्या किया जाएगा? अब आवश्यकता ये नहीं कि आपकी मेरी आवश्यकता हो, वो नहीं है। आरबीआई की क्या किया जाए? आवश्यकता अनुसार क्या किया जाए? इसके द्वारा नोटों की छपाई करने का काम किया जाएगा। इसमें आपकी मेरी आवश्यकता के अनुसार नहीं देखा जाएगा। तो आवश्यकता अनुसार क्या करना आपके यहाँ पे? नोटों की छपाई करने का काम करना आवश्यकता अनुसार। ठीक है।
अब ये करेगी कब भाई, इसके पास में न्यूनतम कोई एक जमा राशि होनी चाहिए। तो ध्यान रखिए आपके यहाँ पे आरबीआई के पास में कुल 200 करोड़ रुपए, ठीक है, 200 करोड़ रुपए क्या होती है इसके पास में कुल जमा पूंजी कहते हैं। न्यूनतम जो रिजर्व जो राशि होती है ना, उसके ध्यान रखिए इस चीज के बारे में, न्यूनतम रिजर्व राशि, ठीक है, न्यूनतम रिजर्व राशि कितनी होती है आपके यहाँ पे, वो कितनी होती है इसके पास में 200 करोड़ रुपए की कुल होती है इसके पास में, ठीक है। अब इस 200 करोड़ की राशि क्या करते हैं, दो पार्ट्स के अंदर आपके यहाँ पे डिवाइड की गई है, ठीक है। 200 करोड़ रुपए की जो राशि आपके यहाँ पे दो पार्टों में डिवाइड की गई है। एक तरफ कितना आता है आपको यहाँ पे 115 करोड़ आता है और एक तरफ क्या आता है आपको यहाँ पे 85 करोड़ आता है। 115 करोड़ की इक्वल क्या होना चाहिए, उसके पास में गोल्ड होना चाहिए, और 85 करोड़ इक्वल क्या होना चाहिए, उसके पास में विदेशी मुद्रा होनी चाहिए, ठीक है। क्या होना चाहिए उसके पास में आपके यहाँ पे विदेशी मुद्रा होनी चाहिए, और इधर क्या होना चाहिए आपके पास में यहाँ पे गोल्ड होना चाहिए, ठीक है। इन दोनों के बारे में बात की गई है। टोटल राशि कितनी होनी चाहिए आपके पास में यहाँ पे आवश्यकता कितनी होनी चाहिए, 200 करोड़ की न्यूनतम रिजर्व राशि होनी चाहिए इसके पास में। इसके अंदर क्या होगा आपका 115 करोड़ के बारे में बात होगी आपके यहाँ पे, तो 115 करोड़ की राशि इक्वल क्या होना चाहिए आपके पास में गोल्ड होना चाहिए, ठीक है। और क्या होगा आपके पास में 85 करोड़ की इक्वल क्या होनी चाहिए आपके पास में विदेशी जो मुद्रा है, जैसे डॉलर मान के चलिए और बाद में मान के चलिए, वो राशि क्या होनी चाहिए इसके पास में संरक्षित होनी चाहिए आपके यहाँ पे, ठीक है। आगे तो बात समझ लें, तो इसके पास में वो राशि आपके यहाँ पे संरक्षित होनी चाहिए, ठीक है। अब ये राशि जब इसके पास में संरक्षित रहेगी तो क्या करेगा, इसके द्वारा आरबीआई के द्वारा आपके यहाँ पे जो भी नोटों का जो छापने का काम है और बाकी जो आपकी आवश्यकता अनुसार जो काम है वो आपके यहाँ पे किए जा सकते हैं। पहली बात क्लियर होगी। सेकेंड पॉइंट की बात यह है कि आरबीआई गवर्नर के द्वारा, ठीक है, ध्यान रखना चीज के बारे में कि आरबीआई के गवर्नर के द्वारा, आरबीआई के गवर्नर के द्वारा, ठीक है, आरबीआई के गवर्नर के द्वारा क्या किया जाएगा आपके यहाँ पे, आरबीआई के गवर्नर के द्वारा 2 रुपए से अधिक की करेंसी के ऊपर 2 रुपए या 2 रुपए से अधिक या 2 रुपए से अधिक की करेंसी के ऊपर 2 रुपए या 2 रुपए से अधिक की मुद्रा के ऊपर 2 रुपए या 2 रुपए से अधिक की मुद्रा पर 2 रुपए या 2 रुपए से अधिक की मुद्रा पर, ठीक है, मुद्रा पर आरबीआई गवर्नर की, ठीक है, आरबीआई गवर्नर की क्या होंगे आपके यहाँ पे हस्ताक्षर होंगे, आरबीआई गवर्नर की क्या होंगे आपके यहाँ पे हस्ताक्षर होंगे, ठीक है। ये पॉइंट आप विशेष रूप से ध्यान रखिए, आपको पता भी इस चीज के बारे में। 2 रुपए से अधिक की जो मुद्रा रहेगी, जो भी करेंसी पेपर आपके सामने रहेगा, उसके ऊपर हस्ताक्षर किसके द्वारा किए जाएंगे आपके यहाँ पे, आरबीआई गवर्नर के द्वारा ही यहाँ पे किए जाएंगे। इसके पॉइंट के बारे में ध्यान रखिए आप यहाँ पे, ठीक है। अब एक मेन जान दूसरी बात, आरबीआई के द्वारा जो सबसे बड़ी जो अभी तक की जो करेंसी जो छापी गई थी वो कितने रुपए का नोट था आपके अंदर, 10,000 रुपए का नोट था, ठीक है। आरबीआई के द्वारा सबसे बड़ी जो करेंसी जो जारी की गई थी वो 10,000 रुपए का नोट क्या किया था, इसके द्वारा जारी किया गया था। तो मतलब आज की डेट तक अधिकतम कितनी जारी कर सकती है, 10,000 रुपए तक का नोट आपके यहाँ पे आरबीआई के द्वारा जारी किया जा सकता है, ठीक है। तो ध्यान रखिए इसके बारे में, आरबीआई के द्वारा अधिकतम, आरबीआई के द्वारा अधिकतम 10,000 रुपए के नोट तक, 10,000 रुपए के नोट तक की करेंसी, 10,000 रुपए के नोट तक की मुद्रा, 10,000 रुपए के नोट तक की मुद्रा जारी कर सकती हैं, जारी कर सकती हैं, ठीक है। कब थी पहले 10,000 रुपए की नोट की मुद्रा जारी की गई थी, परंतु इसे 1978 में क्या कर दिया गया था, इसे बंद कर दिया गया था। पहले 10,000 रुपए का नोट चल रहा था और इस नोट को 1978 में क्या कर दिया गया था, बंद कर दिया गया था। 1978 में इस मुद्रा, इस करेंसी को, इस मुद्रा को बंद कर दिया गया, इस मुद्रा को बंद कर दिया गया, वो बंद कर दिया गया, ठीक है। 1978 में क्या कर दिया गया था आपके यहाँ पे, इस मुद्रा को बंद करने का काम कर दिया गया था, ठीक है। तो अभी तक की अधिकतम कितनी कर सकती है आपके द्वारा, इसके द्वारा जारी की जा सकती है आपके यहाँ पे, ये 10,000 रुपए तक के नोट आपके यहाँ पे ये जारी कर सकता है, ठीक है। इसके अलावा एक पॉइंट और विशेष रूप से ध्यान रखना, एक जो मैं इसके बीच में बता रहा हूँ आपके यहाँ पे 1 रुपए का जो होता है आपका यहाँ पे 1 रुपए की नोट पर वित्त मंत्रालय की सचिव, वित्त मंत्रालय की वित्त सचिव, वित्त मंत्रालय के वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। वित्त मंत्रालय के वित्त सचिव क्या होते हैं, हस्ताक्षर होते हैं,
ठीक है, इस पॉइंट के बारे में आप विशेष रूप से ध्यान किया आपके यहाँ पे। ठीक है, आगे यहाँ पे बात समझिए। तो 1 रुपए के नोट पर वित्त मंत्रालय के 20 सचिव क्या होते हैं आपके यहाँ पे, हस्ताक्षर उसके द्वारा किए जाते हैं। यहाँ पे आपके यहाँ पे उसके हस्ताक्षर होते हैं आपके यहाँ पे। ठीक है, आगे यहाँ पे बात समझिए। अगला पॉइंट देखिए, आपसे एग्जाम में क्या पूछ सकता है। सबसे पहले कागज का नोट सर्वप्रथम कौन सी कर जारी किया गया था, तो ये तो आपने पढ़ भी रखा होगा ऑलरेडी, हिस्ट्री के अंदर आपकी हिस्ट्री का पार्ट आ गया वैसे तो। सबसे पहले सर्वप्रथम 1861 में लॉर्ड कैनिंग के द्वारा, सर्वप्रथम 1861 में लॉर्ड कैनिंग के द्वारा, 1861 में लॉर्ड कैनिंग के द्वारा, लॉर्ड कैनिंग के द्वारा 1861 में लॉर्ड कैनिंग के द्वारा कागज की मुद्रा का प्रयोग किया गया, मुद्रा का प्रयोग किया गया, कागज की मुद्रा का प्रयोग किया गया, ठीक है। और गांधी सीरीज के नोट थे वो कब शुरू हुए थे आपके यहाँ पे, गांधी सीरीज के नोट की शुरुआत कब होती है, 1996 में की गई थी। गांधी सीरीज के नोट की शुरुआत, ठीक है, 1996 में की। गांधी सीरीज के नोट की शुरुआत कब होती है आपके यहाँ पे, शुरुआत 1996 में की गई, 1996 में की गई। ठीक है, तो ये पॉइंट आप ध्यान रखिए। सबसे पहले कागज की मुद्रा किसके द्वारा जारी की गई थी आपके यहाँ पे, लॉर्ड कैनिंग के द्वारा की गई थी। और गांधी सीरीज के नोट सबसे पहले कब जारी किए थे आपके यहाँ पे, 1996 में नोटों को यहाँ पे जारी करने का काम किया गया था। ठीक है, आगे यहाँ तक की बात क्लियरली समझिए। 1861 में यहाँ पे जारी करने का काम किया गया था। ठीक है, आगे देखिए। ठीक है, इसके अलावा जो मेन जो पॉइंट्स हैं इसके बारे में देखिए, अपने यहाँ पे बात करते हैं आरबीआई द्वारा कौन कौन से काम होते हैं आपके यहाँ पे। ठीक है, आरबीआई के पास में ये बात देख ली। अब ये जो आरबीआई के जो नोट होते हैं, नोटों को छापने का जो काम होता है, ये छापने का काम कहाँ पे किया जाता है आपके यहाँ पे, ये देवास में किया जाता है, नासिक में किया जाता है और होशंगाबाद में किया जाता है। कहाँ पे, देवास में, नासिक में और होशंगाबाद के अंदर ये नोट छापने का आपके यहाँ पे काम किया जाता है। ठीक है, तो नोटों को छापने का काम कहाँ होगा आपका, देवास होगा, नासिक होगा और क्या होगा आपके यहाँ पे, होशंगाबाद होगा। इनमें यहाँ पे काम किया जाता है। ठीक है, तो नासिक हो गया, देवास हो गया। ठीक है, तो नोट प्रिंटिंग प्रेस, नोटों की प्रिंटिंग प्रेस देखिए ध्यान रखिए, नोट की प्रिंटिंग प्रेस, नोट छापने की, ये लिखिए तो मैं नोट छापने की प्रिंटिंग प्रेस। ये प्रिंटिंग प्रेस कहाँ स्थापित की गई थी, नोट छापने की प्रिंटिंग प्रेस, नोट छापने की प्रिंटिंग प्रेस। ठीक है, नोट छापने की प्रिंटिंग प्रेस कहाँ स्थापित की गई थी, ये कहाँ थी आपके यहाँ पे, नासिक में है। ठीक है, देवास में है, मैसूर में है। ठीक है, कहाँ होगी, नासिक होगा, देवास होगा, मैसूर होगा और एक कौन सा आपका सालबनी होगा। ठीक है, ये कौन सा होगा आपका यहाँ पे, सालबनी। तो नासिक कहाँ गया आपका, महाराष्ट्र में आ गया। देवास कहाँ गया आपका, मध्य प्रदेश में आ गया। मैसूर कहाँ गया, कर्नाटक में आ गया। और सालबनी कहाँ गया, ये आ गया आपका बंगाल में आ गया। ठीक है, इन चारों स्थानों पे क्या होता है आपके यहाँ पे, नोट छापने की जो प्रिंटिंग प्रेस है आपके यहाँ पे स्थित है। और नोटों की जो स्याही होती है, जो वगैरह पेपर वगैरह स्याही, जो पेपर और जो स्याही होती है, पेपर जो मिलते हैं नोट छापने में, जो पेपर काम में आता है, पेपर जो काम में आता है वो काम मिलता है आपका यहाँ पे होशंगाबाद मिलता है। इसका नाम चेंज कर दिया गया आपका, ध्यान रखिए। आपके यहाँ पे होशंगाबाद का नया नाम क्या कर दिया गया आपका यहाँ पे, नर्मदापुरम कर दिया गया, होशंगाबाद। ये हो सकता है आपके एग्जाम के अंदर आपको यहाँ पे दिखाई दे, तो आपको क्या करना है, नर्मदापुरम करके आना है। होशंगाबाद का नया नाम चेंज कर दिया आपका यहाँ पे कब, आपका अभी फरवरी 2021 में इसका नाम परिवर्तित कर दिया गया। होशंगाबाद का कौन से राज्य के अंदर आपके यहाँ पे, मध्य प्रदेश के राज्य में है। तो अभी इसका नया नाम क्या कर दिया गया आपका यहाँ पे, नर्मदापुरम इसका नया नाम कर दिया गया है। ठीक है, तो आपकी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि नोट छापिंग जो प्रिंटिंग प्रेस के लिए जो पेपर चाहिए था, नोट छापिंग जो पेपर की आवश्यकता होती है कहाँ मिलेगा, तब आपको बताना नर्मदापुरम या होशंगाबाद के अंदर क्या मिलेगा आपको, यहाँ पे पेपर आपको यहाँ पे अवेलेबल होगा। ठीक है, आगे यहाँ तक की बात समझिए। ठीक है, मैं थोड़ा सही लिख देता हूँ, पेपर। ठीक है, होशंगाबाद है भाई, थोड़ा देखिए हैंड राइटिंग तो थोड़ी क्या बहुत खराब है अपनी, तो थोड़ा सा एडजस्टमेंट आपको इस चीज के लिए थोड़ा सामंजस्य बिठाना पड़ेगा। ठीक है, तो नोट छापने की आपकी बात होगी यहाँ तक क्लियर, तो ये काम मिलेंगे आपको यहाँ पे
होशंगाबाद के अंदर आपको यहाँ पे ये मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा मुंबई के अंदर, ठीक है, हैदराबाद के अंदर और नोएडा के अंदर क्या है आपके यहाँ पे जो सोने सॉरी जो सिक्के बनाए जाते हैं, सिक्कों को डालने की जो टकसाल होती है, टकसाल आपकी कहाँ स्थापित की गई है? मुंबई में की गई है, हैदराबाद में की गई है, और आपके यहाँ पे नोएडा में क्या की गई है? सिक्के डालने की जो टकसाल होती है, टकसाल आपके यहाँ पे कार्य कर रही है, टकसाल को यहाँ पे स्थापित करने का काम किया गया है। ठीक है, हो गया इंतजार क्लियर? ठीक है, चलिए ठीक है। तो आज अभी के सेशन में आप क्या करते हैं, अपन इतना करते हैं, बाकी के जो काम बच गए आरबीआई के और जो कार्य बच गए उसके बारे में, आगे के जो कार्य और बच गए आरबीआई के उसके बारे में क्या करेंगे, तो यहाँ पे अगले सेशन में यहाँ पे वो कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो अभी का तो पॉइंट आपने यहाँ पे क्लियर कर दिया है, कहाँ कहाँ पे क्या क्या चीजें आपको अवेलेबल थी, कौन कौन से स्थान पे आरबीआई की किस प्रकार से आरबीआई की संरचना की गई थी, कौन कौन से जो फैक्टर थे आरबीआई की संरचना करने के लिए जो आपके यहाँ पे उपयोगी थी। ठीक है, उन सभी पॉइंटों के बारे में क्या किया, अपन यहाँ पे बिंदुवार डिस्कशन किया। फिर भी यदि कोई फैक्चुअल डाटा ऐसा रह गया हो जो मेरे माइंड से मिस हो गया हो और आपको यहाँ कहीं मिला हो, तो उसके बारे में आप क्लियरिटी कर सकते हो, मैसेज के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हो। कोई ऐसा डाटा हो जो आपको जानना हो उसके बारे में आप जान सकते हो। ठीक है, बट आपका जो भी डाउट हो, जैसा भी आपका डाउट हो, डाउट आपको यहाँ पे पूरा क्लियर किया जाएगा। यह अभिव्यक्ति की पहचान है, अभिव्यक्ति के द्वारा अपने स्टूडेंट के साथ में हमेशा न्याय करने का काम किया जाता है। उनकी जो भी, ठीक है, उनकी जो भी क्यूरीज होती है, क्यूरीज को कंप्लीटली क्या किया जाएगा, उसको आपको यहाँ सोल्व आउट करने का प्रयास किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, ओके, धन्यवाद। फिर अगले सेशन में मिलते हैं, तब अपन लेके आएंगे आपके यहाँ पे आरबीआई के जो भी कार्य और जो अन्य कार्य हैं, उन कार्य के बारे में अपन यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ओके दोस्तों, धन्यवाद।